सोचिए, क्या सबसे भयानक, सबसे मुश्किल हालात में भी जीने का कोई मतलब, कोई मकसद मिल सकता है? विक्टर फ्रैंकल की ये किताब, ये बस इसी एक सवाल का जवाब है। और ये कोई आम किताब नहीं है। ये तो ऑश्विट्स के उन यातना शिविरों से निकली एक ऐसी कहानी है जो इंसान की हिम्मत और उसकी आत्मा की ताकत दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि दर्द में भी मतलब कैसे ढूंढा जा सकता है। फ्रैंकल ने अपनी किताब में नीचे के इसी कथन का जिक्र किया है और ये एक तरह से उनकी पूरी किताब का निचोड़ है। ये हम सबसे एक बहुत गहरा सवाल पूछता है ना? कि जब सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बिखर रहा हो, तो वो कौन सी एक वजह होती है, वो क्यों क्या होता है जिसके लिए हम टिके रहते हैं? आखिर वो क्या है जो हमें वो दर्द सहने की ताकत देता है जिसे सहना नामुमकिन सा लगता है? तो चलिए हम भी जरा उस सफर पर चलते हैं, उस ट्रेन में जो एक अनजान, बिल्कुल अंधेरे भविष्य की ओर जा रही थी। सोचिए, उस ट्रेन में 1500 लोग थे और सब के सब एक झूठी सी उम्मीद से चिपके हुए थे। फ्रैंकल ने इसे राहत का भ्रम कहा था। मतलब सबको कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद सब ठीक हो जाएगा। और फिर ट्रेन रुकती है। बस उस एक पल की कल्पना करके देखिए। दरवाज़ा खुलता है और आंखों के सामने सिर्फ कंटीले तार हैं, ऊंचे ऊंचे वॉच टावर। वो जो एक छोटी सी उम्मीद थी ना, वो एक झटके में दम तोड़ देती है और उसकी जगह ले लेता है एक ऐसा खौफ जिसकी कोई इंतहा नहीं। इसे कहते थे पहला चयन, जहां एक एसएस ऑफिसर खड़ा होता था और बस अपनी उंगली का एक छोटा सा इशारा करता था, दाएं या बाएं, और उसका वो मामूली सा इशारा वही जिंदगी और मौत का फैसला था। कौन काम पर जाएगा और कौन सीधा गैस चेंबर में। 90%, फ्रैंकल की ट्रेन में आए लोगों में से 90% लोगों के लिए उस उंगली के इशारे का मतलब था मौत। और ये कोई लंबी सजा नहीं थी, उन्हें कुछ ही घंटों के अंदर मार दिया गया। ये सब एक सोची समझी प्रक्रिया का हिस्सा था, इंसान को इंसान न रहने देने की। उनका सारा सामान, उनके बाल, यहाँ तक कि उनके नाम, सब कुछ छीन लिया गया। अब वो कोई इंसान नहीं थे, बस एक नंबर थे। और फ्रैंकल के लिए इसका मतलब था अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो देना, उनकी लिखी हुई किताब, उनकी जिंदगी भर की मेहनत। फ्रैंकल को उस पल एक सच का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि उस पहले भयानक सदमे से बचने का बस एक ही रास्ता है, और वो था अपनी पुरानी जिंदगी को, अपने अतीत को अपने ही दिमाग से पूरी तरह मिटा देना। ये एक बेहद मुश्किल लेकिन जरूरी कदम था। तो उस सदमे के बाद क्या होता है? अब यहीं पर फ्रैंकल का मनोचिकित्सक वाला दिमाग काम करना शुरू करता है। वो गौर करते हैं कि कैंप की जिंदगी में हर कैदी का मन एक जैसे 3 मनोवैज्ञानिक चरणों से गुजरता है। तो ये 3 चरण कौन से थे? पहला, सदमा, जो कैंप में आने के ठीक बाद लगता था। दूसरा, उदासीनता, जब इंसान धीरे धीरे उस माहौल का आदी हो जाता है। और तीसरा, मुक्ति, यानी रिहाई के बाद का दौर। फ्रैंकल बताते हैं कि इन तीनों में से जो दूसरा चरण था ना, उदासीनता वाला, वो वहां हर रोज जिंदा रहने के लिए एक तरह से जरूरी बन गया था। उदासीनता मतलब एपैथी। इसका मतलब ये नहीं था कि लोगों को फर्क पड़ना बंद हो गया था, नहीं, ये तो दिमाग का एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म था, एक सुरक्षा कवच। ये उन्हें रोज की मारपीट आई, नाइंसाफी और मौत के नज़ारों से अंदर से सुन्न कर देता था, ताकि वो पूरी तरह से टूट ना जाएं। फ्रैंकल एक बहुत ही झकझोर देने वाला किस्सा बताते हैं। वो कहते हैं कि एक बार उनके सामने से एक शव ले जाया जा रहा था और उस आदमी से उनकी बस 2 घंटे पहले ही बात हुई थी, लेकिन वो बस अपनी जगह बैठे शांति से अपना सूप पीते रहे। ये दिखाता है कि कैसे ये भावनात्मक मौत एक नॉर्मल सी बात बन गई थी और उस खौफ को सहने के लिए शायद जरूरी भी थी। लेकिन इस पूरी उदासीनता और निराशा के अंधेरे में ही फ्रैंकल को एक रोशनी दिखाई दी। उन्होंने अपनी सबसे गहरी, सबसे जरूरी खोज की। उन्होंने पाया कि इंसान की असली ताकत उसके बाहरी हालात में है ही नहीं, वो तो उसके अंदर की दुनिया, उसकी अपनी सोच में छिपी है। तो सवाल फिर वही आता है, इस घोर निराशा में जीने का मतलब, जीने का मकसद आखिर कहाँ से मिलेगा? जब बाहर की दुनिया में कुछ भी न बचा हो, तो इंसान अंदर किस चीज के सहारे जिएगा? और फ्रैंकल ने इसका जवाब ढूंढा। उन्होंने कहा कि मतलब या मकसद खोजने के 3 रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। पहला, अपने काम में, यानी कुछ ऐसा करना जो मायने रखता हो।
दूसरा प्रेम में, किसी की परवाह करने में, और तीसरा साहस में, मुश्किल हालात का सामना करने के जज्बे में। और कमाल की बात ये थी कि ये तीनों रास्ते उस नरक जैसी जगह पर भी मौजूद थे। क्यों? क्योंकि ये तीनों चीजें बाहरी नहीं, आंतरिक हैं। फ्रैंकल खुद इसका अनुभव करते हैं। कड़ाके की ठंड में काम करते हुए वो अपनी पत्नी के बारे में सोचते थे, उनसे मन ही मन बातें करते थे, और उन्हें एहसास हुआ कि प्रेम के लिए किसी का साथ होना जरूरी नहीं है। प्रेम तो हालात, दूरी और यहाँ तक कि मौत से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक अजीब सा विरोधाभास था, है ना, कि जिन कैदियों का अंदरूनी संसार, मतलब जिनकी यादें, जिनका प्यार, जिनकी सोच जितनी मजबूत थी, वो उन भयानक हालातों में भी एक तरह की आज़ादी और सुकून महसूस कर सकते थे। वो अपनी यादों में खो जाते थे या फिर बैरक की दरार से दिखते एक सूर्यास्त में भी खूबसूरती ढूंढ लेते थे। और इसी सोच से जुड़ा है फ्रैंकल का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक। वो एक ऐसी आज़ादी की बात करते हैं जिसे दुनिया की कोई भी ताकत हमसे छीन नहीं सकती। सोचिए, हर एक पल, हर कैदी के सामने एक चॉइस थी, एक चुनाव था। या तो वो हालातों के आगे हार मानकर एक जानवर की तरह बन जाए, या फिर वो अपनी हिम्मत, अपनी गरिमा और अपनी इंसानियत को जिंदा रखे। ये चुनाव हर पल करना पड़ता था, क्योंकि किसी इंसान से उसका सब कुछ छीना जा सकता है, सब कुछ, सिवाय एक चीज के, और वो है उसकी आखिरी आज़ादी। ये चुनने की आज़ादी कि वो किसी भी हालात में कैसा रवैया अपनाएगा, अपना रास्ता खुद चुनेगा। कोई ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि हमारे साथ क्या होता है, पर हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमेशा हमारे हाथ में होता है। और फ्रैंकल के ये जो अनुभव थे, ये सिर्फ यादें बनकर नहीं रह गए, यही उनके जीवन भर के काम की नींव बने। यहीं से साइकोथेरेपी की एक पूरी नई ब्रांच का जन्म हुआ, जिसे हम लोगोथेरेपी के नाम से जानते हैं। इसका सीधा सा मतलब है जीवन में अर्थ या मकसद ढूंढकर मानसिक तकलीफों का इलाज करना। फ्रैंकल अपनी बात खत्म करते हुए दोस्तोयेव्स्की का एक कोट याद करते थे, जिस पर वो अक्सर सोचा करते थे, और ये हमें भी एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये है कि क्या हम अपने दुखों के काबिल हैं? मतलब शायद जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं है कि हम क्या हासिल करते हैं, बल्कि ये है कि हम अपनी मुश्किलों का सामना किस हिम्मत और किस शान से करते हैं।